नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के सेक्शन LEHR की इस कक्षा में वर्चुअल कालांश में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, अपने पूर्व के 2 वीडियोज में मैंने आपसे शेयर किया, ये जानकारी साझा की कि इसकी रचना प्रक्रिया क्या थी, जब संबुक की कैसे नई विचारधारा के साथ ये मिला, किस परंपरा में जगदीश गुप्त ने अपने कदमों का विस्तार किया और इसका जो अनुक्रम बना है जिसमें कि 8 राजद्वार से लेकर और रक्त तिलक के दिखाए गए हैं, वो अनुक्रम के बनने की उनकी भूमिका क्या थी, यानी एक तरह से इसकी रचना प्रक्रिया का स्थूल रूप क्या था। और आज जिस मुद्दे को मैं टच कर रहा हूं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है, कि यहाँ संबुक को दलित, दमित, पिछड़े या शोषित वर्ग के रूप में प्रस्तुत न करके एक भूमिपुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी जगदीश गुप्त की जो दृष्टि है वह मानववादी दृष्टि है, और जो ये मानती है कि सृष्टि में मनुष्य से श्रेष्ठ और सुंदर कुछ नहीं है। जो ये सृष्टि में सब कुछ दिखाई दे रहा है वह मनुष्य का ही किया धरा है और उसी के अपने कर्मों का परिणाम है। तो जो हम अच्छा देख रहे हैं वो भी हमारा है, जो बुरा देख रहे हैं वो भी हमारा है। तो हमें किसी भी रूप में किसी भी मनुष्य की गरिमा को कमतर नहीं आंकना चाहिए और न ही जीवन की गरिमा का अपमान करना चाहिए। हमारे सारे उपक्रम जीवन के सम्मान के लिए बने हैं, जीवन के अपमान के लिए नहीं बने। जीवन का अपमान किसी रूप में वरेण्य नहीं है, ऐसा शायद ये संदेश देना चाहते हैं। देखिए कि ये जो आधुनिक विचारधारा है, देखिए उसमें गौर किया होगा आपने कि उससे आधुनिक विचारधारा में चीजों को एक फ्रेश एंगल से देखा गया। उससे पहले जो मध्यकालीन मनोवृत्ति है उसके तहत ही आलोचकों ने कहा था ये हरिजन शब्द मध्यकालीन मनोवृत्ति का परिचायक है, क्योंकि वो हरि के भक्त के रूप में मनुष्य की महत्ता एक और बात है और स्वयं मनुष्य के अपने होने की अलग है। भक्त होने में वो उसकी नागरिकता 2 दर्जे की हो जाती है, वह द्वितीय स्थान पर रहता है, भगवान पहले और भक्त बाद में। तो किसी का भक्त इसका मतलब वो अपने किसी भगवत जिसे भगवान मानता है या भगवत्ता देता है उसके यहाँ सुपीरियरिटी है और इसके यहाँ इंफीरियरिटी है। यहाँ जो संबुक के बारे में ये लेखक बात करता है वो ये मानता है कि जैसे धरती पुत्र सारे मनुष्य हैं वैसे ही संबुक भी एक श्रेष्ठ धरती पुत्र है, जिसने अपने कर्तव्य कर्म का जो है वो कार्य पूरे समाज के साथ संस्कृति के प्रभाव के साथ किया और उसे हम किसी और के अधीन दिखाकर या शोषित दमित आदि कहकर उसकी नागरिकता दोयम करके उसके नकार नहीं सकते। ऐसा करना उसका यानी मानवता का अपमान होगा। यानी ये कह दें कि मनुष्य की सार्थकता और ये जो नई सार्थकता है भूमिपुत्र होने की, उसी को विचार के केंद्र में लाकर संबुक की कहानी पिरोई गई है। हालांकि आप ये ध्यान रखिएगा कि जगदीश गुप्त इतने भौतिकवादी भी नहीं आधुनिकता के चक्कर में कि वे आत्मा के अस्तित्व को न स्वीकार करते हो, या न ही इतने अध्यात्मवादी है कि वे मतलब ये जो हमारे सामने अत्याचार को या जो हमारा शोषण उसको ये मानकर कि ये तो पूर्व जन्म का है और ये तो क्या है कि हमारे अपने कर्मों का फल है, ऐसी जो थोथी और पोंगी किस्म की मान्यता है उन पर विश्वास करने वाला हूं। यानी वो एक मध्यम मार्ग सुझाते हैं, जो तार्किक मार्ग सुझाते हैं। वो ये मानते हैं कि जो कर्मशील मनुष्य है वो अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए वो मध्यम मार्ग के द्वारा निरंतर समाज में प्रयत्नरत रह सकता है और करते हुए आगे भी बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हम उस मध्यम मार्ग को नहीं समझेंगे तो फिर हम मनुष्य के साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि या तो हमें उस पार रखेंगे या इस पार रखेंगे, और ऐसा नहीं होता। मनुष्य ना इस पार है उस पार है, मनुष्य तो सब तरफ है और सारी उसी की यात्रा का और उसी की खोज का परिणाम है। तो इसलिए संस्कृत साहित्य में ऐसे कई जगह कहा गया है कि रिद्धि है, सिद्धि है, राज्य है, स्वर्ग ही नहीं, ये सब केवल दुखी प्राणियों को दूर करने के लिए बनाए गए साधन है। आधुनिक युग में आप जानते हैं कि सारे समाजवादी और प्रजातांत्रिक विचारधारा के लोग जो हैं वो हमेशा देखें तो परंपरा में जो हमारी उदात्त और बहुलतावादी संस्कृति उससे मेल खाती है, और यहीं पर वो दृष्टि जहां उपेक्षणीय तत्वों को देखने का हम पौरुष या पराक्रम कर सकते हैं वो हमारे यहाँ मेल खाती है। अब हम देखते हैं कि वो खुद कहते हैं मुझे लगता तो नहीं था कि ये मैं इतना जल्दी इस कविता को पूरा कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने अत्यल्प समय में इस कविता को पूरा करने का जो